आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोमैपैथी। कार्डियोमैपैथी होता है कार्डियो फॉर मायोफार मसल और पैथी डिफेक्ट प्रॉब्लम, कोई भी डिजीज वगैरह हो तो कार्डियक मसल की जो भी डिफेक्ट वगैरह डिजीज वगैरह होगी उसको कार्डियोमैपैथी कहते हैं। डिफेक्टेड मायोकार्डियम हार्ट मसल्स, myocardium damage due to high blood pressure, coronary artery disease, valvular disease, congenital condition, inflamed। ये सारी कंडीशन कार्डियोमैपैथी में नहीं आती। कार्डियोमैपैथी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डायलेटिंग कार्डियोमैपैथी, हाइपरट्रोफी कार्डियोमैपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी। इनमें जो डायलेटिंग कार्डियोमैपैथी है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। तो देखते हैं सबसे पहले ये पहले तीनों के ओवरव्यू है, जिसमें हम इनके तीनों के ओवरव्यू वगैरह मतलब कि क्या क्या डेफिनेशंस है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, उनको डिस्कशन फिर आगे वन बाय वन इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे आज। डायलेटिंग कार्डियोमैपैथी क्या होती है? मोस्ट कॉमन है। इसमें कंजस्टिव कार्डियोमैपैथी होती है। इसमें ये होता है कि जो वेंट्रिकल होता है हार्ट का, उसका वॉल्यूम साइज इंक्रीज हो जाता है। उसका जब साइज इंक्रीज होता है तो वो ज़्यादा वॉल्यूम अपने अंदर ले लेता है, ज़्यादा ब्लड उसके अंदर आता है। इसकी वजह से ज़्यादा डायलेशन हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। स्लोली जब ज़्यादा वॉल्यूम ले लेगा तो पावर तो उतनी है नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करेगा, हाइपोकाइनेसिया होगा, स्लो मूवमेंट, हाइपोकाइनेटिक हार्ट, इट इज सिस्टोलिक फेलियर। इससे ये होगा कि जब ज़्यादा वॉल्यूम ले लिया है, हार्ट मसल्स डायलेट हो गए हैं, तो वो सिस्टोल मतलब के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सके प्रॉपर्ली, तो ये सिस्टोलिक फेलियर है इसका। और ये जो शेप है इसकी जो इसकी वो बलून शेप होती है कैविटी की। अब नेक्स्ट आता है जो वो हाइपरट्रोफिक कार्डियोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोपैथी में ये होता है कि जो कार्डी वेंट्रिकल होता है, जो मसल होता है हार्ट का, वो हाइपरट्रोफाइड हो जाता है, वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है आगे जाके हम देखेंगे कितना वो ज़्यादा इंक्रीज होता है, 1.3 टाइम्स मोर। इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है, तो लेकिन जो ऑन एवरेज है वो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी ऑफ कार्डियक मसल। हाइपरट्रोफी मतलब ये है कि सेल की जो सेल्स हैं वो उनका नंबर इंक्रीज हो गया है, उनका जो मसल का साइज है वो बढ़ गया है। ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल बट हार्ट मसल मोर टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ब्लड वॉल्यूम उतना ही नॉर्मल रहेगा, जब मसल ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। अब ब्लड वॉल्यूम उतना ही आएगा एट्रियम से, लेकिन उसकी पावर बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये मोस्टली जो हाइपरट्रोफिक रीजन होता है वो अपर पार्ट ऑफ इंट्रावेंट्रिकुलर, अब ये एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर इसके साथ राइट वेंट्रिकुलर होता है, इन दोनों का इंटरवेंट्रिकुलर रीजन होता है। इसका जो अपर पार्ट होता है उसमें ज़्यादा साइट है, जो मतलब कि मोस्टली कॉमन है, जहाँ पे ज़्यादा हाइपरट्रोफाइड होती है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली एंड हाइपरकाइनेटिक, इसमें जहाँ क्योंकि मसल स्ट्रॉन्गर है तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाइपरकाइनेटिक होगा। एसिमेट्री हाइपरट्रोफी कार्डियोमैपैथी होती है। कैविटी ऑफ वेंट्रिकल इज अब नॉर्मल शेप ड्यू टू हाइपरट्रोफी बनाना शेप, और ये बनाना शेप कैविटी बन जाती है इसकी। इसमें जो हाइपरट्रोफी होती है इसमें मोस्ट 100% जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होती है। अब उनमें 50% फेमिलियल है और 50% स्पार्डिक है। स्पार्डिक मतलब क्या होता है कि जो न्यू म्यूटेशन हो किसी पर्सन में, फॉर एग्जाम्पल वो किसी जनरेशन टू जनरेशन नहीं आ रही, उसमें पर्सन में न्यू म्यूटेशन हुई हैं। और फैमिलियल वो होते हैं जो फैमिली टू फैमिली ट्रांसफर हो रही है म्यूटेशन। अब मोस्ट जो एथलीट्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन काज ये हाइपरट्रोफी कार्डियोमैपैथी ही होती है, जो सडन काज डेथ करती है। इसमें होता है कि हार्ट इज मोर प्रोनाउंस, इट मोर obstructed एंड लेस वॉल्यूम, सो लो टू फेलियर एंड हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली लेड टू द क्लोजर ऑफ नैरो हाइपरट्रोफी। अब ये इसमें ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इतना हाइपरट्रोफी रीजन है, जब हार्ट ज़्यादा स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हार्ट मसल ने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, सिकुड़ना होता है, करीब आना होता है सार्कोमेर यूनिट ने एक दूसरे के। तो जब करीब आएगा तो ये स्पेस नैरो है, वो ऑलरेडी नैरो है, वो मजीद नैरो हो जाएगी, जिस वजह से हार्ट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ब्लड फ्लो नहीं मूव कर सकेगा। जब ब्लड बाहर नहीं जा सकेगा तो कोरोनरी आर्टरी को परफ्यूजन प्रॉपरली मिल सकेगी नहीं, तो जब उसको परफ्यूजन प्रॉपरली नहीं मिल सकेगी तो इट लेड टू द सो सवेयर स्कीमिया होगा, जिसकी वजह से फेटल कार्डियक अरिथमिया होगा, डेथ भी हो सकती है। अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी। और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी में ये होता है कि हार्ट को ना ही वो डायलेटिंग का मसला है, ना इसको हाइपरट्रोफी का मसला है, मतलब ना ही हार्ट ज़्यादा डायलेट हो गया, ना ही वो ज़्यादा मोटा हो गया हार्ट मसल। और मसला क्या है कि हार्ट प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो रहा, मसल में ऐसी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं हो रहा। उसकी रीज़न क्या है? हिस्ट्री कार्डियोपैथी में फेलियर टू रिलैक्सेशन है। इसमें पैथोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन होती है किसी मायोकार्डियम में, जिसकी वजह से हार्ट जो मसल्स है उसके वो फेलियर टू रिलैक्सेशन, उसमें प्रॉब्लम आती है।
ये हार्ट मसल है वो थिकेंड हो जाता है। जब थिकेंड हो जाएगा तो प्रॉपरली अपना मतलब कि फील नहीं कर सकेगा प्रॉपरली, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकेगा। इट इज़ डायस्टोलिक फेलियर। मतलब कि प्रॉपरली जब हार्ट मसल थिक हो जाता है तो वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा फीलिंग के लिए, तो इसका मतलब है कि डायस्टोलिक फेलियर है। पता है कि ड्यूरिंग डायस्टोलिक हार्ट को रिलैक्स होना चाहिए, हार्ट वेंट्रिकल को। अब सबसे पहले अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन कार्डियोपैथी है। 90% जो कार्डियोमायोपैथी है उसमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है। प्रोग्रेसिव कार्डियो डायलेशन विद इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कार्डियो मतलब डायलेशन तो हो रही है प्रॉपरली, मतलब कि इम्पेयर्ड कार्डिक डायलेशन तो हो रही है लेकिन कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर उसकी उतनी ही कम होती जा रही है। डायलेटिंग लेफ्ट वेंट्रिकल कॉज मोर ब्लड एक्यूमुलेट, poor contractility, hypokinetic, led to increased pressure in the left ventricle, led to increased pressure in the left atrium, and in this cause the increased pressure in the pulmonary veins, which cause the increased pressure in the pulmonary capillaries, and which led to the pulmonary edema. अब इसमें ये है कि जब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, वो डायलेट हो गया और वो उतने वॉल्यूम को आयोटा में सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज नहीं रहा, वापस अपना वॉल्यूम उसका डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसकी वजह से क्या होगा कि जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रॉपरली अपना ब्लड फ्लो जो भी उसने ब्लड मतलब कि ड्यूरिंग डायस्टोलिक एट्रियल डायस्टोलिक उसने जो लिया है वो उतना मतलब कि आगे वेंट्रिकल दे नहीं सकता। जब वेंट्रिकल को देगा तो वापस किस पे लोड आएगा, पल्मोनरी वेन पे आएगा। पल्मोनरी वेन पे प्रेशर वापस आएगा तो किस पे आएगा, पल्मोनरी कैपिलरीज पे। जब पल्मोनरी कैपिलरीज पे प्रेशर हाई हो जाता है तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हाई होने की वजह से ऑनकैटिक प्रेशर कम होने की वजह से फ्लूइड कैपिलरी से निकलकर इंटरस्टिशियल में चला जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडीमा होता है। अब पल्मोनरी एडीमा होता है तो साथ कफ डिस्पनिया ऑर्थोपेनिया जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी। तो पल्मोनरी एडीमा काज कफ डिस्पनिया एंड ऑर्थोपेनिया, ये भी एक सिम्टम है कि उसको बंदे को पल्मोनरी एडीमा है। तो पल्मोनरी एडीमा नेक्स्ट एक में भी एक सिम हो सकता है, हम मतलब के काज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये में भी इसको लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी है। अब ये थे लेफ्ट वेंट्रिकल तरफ। अब हम देखते हैं राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब जब पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स में प्रेशर हाई होगा तो प्रॉब्लम तो राइट एट्रियम में भी आएगी। राइट एट्रियम में मतलब कि प्रॉपरली उसको ड्रेन नहीं कर सकेगा, तो वो मतलब कि सॉरी उसमें राइट वेंट्रिकल में प्रॉपरली मतलब वो ब्लड जो उसने राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी कैपिलरी को देना वो प्रॉपरली उसमें से वापस उनमें नहीं जाएगा कैपिलरीज में, तो राइट वेंट्रिकल में प्रेशर हाई हो रहेगा। जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर हाई होगा तो ऑब्वियसली राइट एट्रियम में भी हाई होना शुरू हो जाएगा। अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों सप्लाई करते हैं इसको राइट एट्रियम को। और सुपीरियर वेना कावा की तरफ से ड्रेन जब इसकी तरफ आ रहा है आगे से राइट एट्रियम मतलब कि प्रेशर ऑलरेडी हाई है, तो इन जो जुगुलर वेनस प्रेशर है जो अपर साइड बॉडी के अपर साइड से ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है तो उसमें भी प्रेशर हाई हो रहेगा, इंक्रीज जुगुलर वेनस प्रेशर। और जो इंफीरियर वेना कावा है जो बॉडी के डाउन साइड से ब्लड कलेक्ट कर रहा है तो उसमें प्रेशर हाई हो रहेगा। जब डाउन साइड पे प्रेशर हाई होगा तो पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, पोर्टल प्रेशर हाई हो रहेगा, जिसकी वजह से हिपैटोमेगैली होगी। जब हिपैटोमेगैली होगी तो सिस्टमिक एडीमा काज करता है, जो मतलब कि बॉडी की सिस्टमिक सर्कुलेशन में एडीमा हो गया। लेफ्ट वेंट्रिकल वो पल्मोनरी एडीमा काज करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, और राइट वेंट्रिकल फेलियर हिपैटोमेगैली सिस्टमिक एडीमा काज करता है। बोथ लेफ्ट एंड वेंट्रिकल फेलियर आर कंजस्टेड विच काजेज द कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। और कंजस्टिव कार्डिक फेलियर ये होता है कि हार्ट फिल विद सो मच फ्लूइड दैट इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली, इट बिकम हाइपोकाइनेटिक। जब हार्ट में बहुत ज़्यादा ब्लड फिल हो जाए और वो पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके, उसके पास इतनी पावर ना हो, तो वो उस फेलियर हार्ट फेलियर को कंजस्टिव कार्डिक फेलियर कहते हैं। और सो दिस इज का कंजस्टिव कार्डियोमायोपैथी। डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी इज वन ऑफ द काज ऑफ कंजस्टिव कार्डिक फेलियर। डायलेटिक कार्डियोपैथी एक वन ऑफ द काज हो सकती है कंजस्टिव कार्डिक फेलियर की। इसमें यह है कि कंजस्टिव कार्डिक फेलियर में कि एनी टाइप ऑफ बायोवेंट्रिकल फेलियर विच लेड टू कंजेशन इन पल्मोनरी सर्कुलेशन एज वेल एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्लिनिकल फीचर्स तो देख लेते हैं कुछ इसके। अब एक ऊपर ये लिखा हुआ मिट्रल वाल्व। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर हाई होता है तो वो मिट्रल वाल्व वेंट्रिकल डायलेट टू मच, दिस लेड टू द ओपनिंग ऑफ द वाल्व्स, मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। अब इस चीज़ को समझे जरा, ये क्या लिखा हुआ है इसमें। ये कह रहा है कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएंगे तो मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन
जब लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगा तो मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कैसे होगी? उसकी रीज़न ये है कि जब मिट्रल वाल्व्स हैं वो पेपिलरी मसल्स के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ अटैच होते हैं। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इनको प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है। ये कार्डिक लेफ्ट वेंट्रिकल मसल्स पेपिलरी मसल जो अटैच होते हैं। अब जब कार्डिक जो वो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो रहा है तो पेपिलरी मसल भी सीधा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब पेपिलरी मसल भी उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो जो वाल्व है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा ना। उसको मतलब कि जो उसकी एक क्लोजिंग होना था जहाँ जिस पॉइंट पे आके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के दौरान मसल डायलेट होने की वजह से वो पेपिलरी मसल दूर ले गया उस वाल को दोनों को। तो जब और एटीएम से ब्लड रिगर्जिटेट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के वक्त वापस एटीएम में चला जाता है तो इसे कहते हैं मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन। सिस्टोलिक के दौरान मिट्रल वाल्व प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता और ब्लड वापस एट्रियम में जाना शुरू होता है। मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कहते हैं ड्यू टू द लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन। क्लिनिकल फीचर क्या है? क्लिनिकल फीचर में ये है कि पल्स विल बी वीक, कफ, हमने पढ़ा कि पल्मोनरी एडिमा होता है, कफ होगा, डिसिप्निया होगा, ऑर्थोपनिया होगा और क्रिपिटेशन इन द लंग्स। जुगुलर वेनस प्रेशर हाई हो जाएगा, हिपैटोमेगाली होगी, जनरलाइज एडिमा होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल बिहेव लाइक ओवरफिल्ड बकेट, राइट वेंट्रिकल बिहेव लाइक ओवरफिल्ड, बहुत ज़्यादा ब्लड उसमें फिल होना शुरू होता है डायलेटिक कार्डियोपैथी में। ड्यूरिंग डायस्टोलिक रैपिड वेंट्रिकल फील्ड इज ओवरफिल्ड, वेंट्रिकल प्रोड्यूस साउंड दैट इज S3। और हमें यहाँ पे देखना है कि S3 साउंड कहाँ प्रोड्यूस होता है। जब एक रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग होती है नॉर्मली, मतलब कि जब हार्ट मतलब कि नॉर्मल है तो S3 साउंड नहीं सुनाई देता। सम टाइम सुनाई देता होता है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में किस पैथोलॉजिकल एक्टिविटी में नहीं, मतलब नॉर्मली सुनाई दे सकता है लेकिन सब फिजियोलॉजी एक्टिविटी में S3 साउंड दे सकता है जब बहुत तेज़ी से वेंट्रिकल फीलिंग हो रही हो। क्योंकि जब इंसान एक्सरसाइज कर रहा होता है तो ब्लड बहुत ज़्यादा तादाद में मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए होती है बॉडी को, तो हार्ट जो कार्ड है वो ज़्यादा तेज़ी से बीट करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत तेज़ से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से रैपिड फीलिंग होती है एट्रिया से वेंट्रिकल में, तो उस दौरान S3 साउंड सुनाई देता है। S1 और S2 तो नॉर्मली सुनाई देते हैं, S3 उस टाइम सुनाई देता है रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग में। अब फिफ्थ काज है इसकी जो क्लिनिकल फीचर है वो है मिट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन भी हो सकती है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और कार्डियक अरिथमिया भी हो सकता है। जो काजेज है वो है अल्कोहलिक, बेरबरी डिजीज, कोकेन। कोकेन में यह है कि severe use of the cocaine led to the vasospasm of coronary artery and chronic use of cocaine led to the dilation of myocardium। तो chronic use of cocaine causes this disease, dilation cardiomyopathy। कुजैक डिजीज़ है, चैगोस डिजीज़ है। इसके अलावा डेक्सोरोबिन मेडिसिन, कुछ मेडिसिन है जो डायलेटिंग कार्डियोपैथी करवाती हैं। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस है जिसमें बहुत ज़्यादा आयरन जो बॉडी टिश्यू में डिपॉजिट हो जाता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी 4 to 5 जी डायलेटिंग कार्डियोपैथी होती है। बट मोर cause of the dilating cardiomyopathy is idiopathic or genetic। Certain mutations in contractile proteins, sarcomeres, myosin, tropomyosin change myocardium. This protein dystrophin it stabilize the basement membrane with the intercellular sarcomeres. So mutation of this protein led to the abnormal function and do not stabilize well. So sarcomere not work well led to systolic failure। इसमें यह कि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है वो मतलब कि बेसमेंट मेम्ब्रेन और जो कार्डिक मसल होते हैं, मकार्डिक मसल होते हैं, उनको दोनों के दरमियान में अटैचमेंट करवाती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये मेंटेन रखती है इन दोनों को। अगर ये प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है वो अगर म्यूटेंट हो जाए तो इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है वो कम हो जाएगी, वो अब हो जाएगी, जो कि ये डायलिटिक कार्डियोपैथी करवा सकती है। अब लेप्लास प्रेशर प्रोपोर्शन टू टेंशन और रेडियस। अब रेडियस जैसे ही बढ़ेगा, अब रेडियस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसका। तो ये एक लेप्लास लॉ है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं इसको, ये क्या सारा प्रोसेस है। Sometimes enzyme mutant which led to decreased ATP, oxidative phosphorylation enzyme, beta oxidation of fatty acid। एंजाइम म्यूटेंट होने की वजह से एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो फिर कॉन्ट्रैक्टाइल पावर जो उसकी वो कम कर देंगे। 30% केसेस डायरेक्ट कार्डियोपैथी जेनेटिक म्यूटेशंस। अब नेक्स्ट है जो नेक्स्ट सेकंड टाइप है वो है हाइपरट्रोफिक कार्डियोपैथी। हाइपरट्रोफिक कार्डियोपैथी 100% जेनेटिक म्यूटेशंस है। दिस टाइप ऑफ हाइपरट्रोफी इज asymmetry pathological very high amount of hypertrophy in the interventricular septum upper part cavity of the left ventricle is no more normal shape, it become banana shape, it give dynamic obstruction to outflow of blood in the left ventricle। When ventricle contract during systolic it become uh,
मच थिक एंड गिव ऑब्स्ट्रक्शन। सेम वही जो हमने पिछले जब इसकी बात कर रहे थे कि ये जो इसके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर साइड पे वहाँ पे हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन होती है ब्लड फ्लो को। 100% जेनेटिक म्यूटेशन, सेम वही 50% स्पार्डिंग, 50% फैमिलियन। अब डिफेक्ट इन प्रोटीन प्रेजेंट इन सार्कोमेर, दिस इज a heavy chain beta myosin defect may also in the troponin myosin other protein led to the impaired fourth generation। सेम वही जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होती हैं किसी भी मसल में, उनके इम्पेयर्ड होने की वजह से यहाँ पे एक बात है कि जब हम डीएनए के पीछे पर डिस्कस कर रहे थे ना, उसने हमें पता था कि कुछ मैसेंजर आरएनए जेनेटिक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक सेम जेनेटिक कोड है, वो डिफरेंट मसल्स में डिफरेंट सेम मैसेंजर आरएनए पे स्लाइटली डिफरेंट मायोसिन और ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन को बनाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल पावर डिफरेंट मसल की डिफरेंट होती है। बट उसमें यह था कि जेनेटिक कोड पीछे सेम आ रहा था। इसमें लॉट ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं जो मतलब कि और प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं और प्रोटीन जो हाइपरट्रोफी करवाती हैं मसल्स की। एफिशिएंट बीटा अमीनो एसिड है। सेप्टर थिकनेस इज 1.3 टाइम्स मोर देन नॉर्मल फ्री वॉल थिकनेस। तो जो थिकनेस होती है 1.3 टाइम मोर हो जाती है एट द अपर एंड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। In dilating myocardial contractility, heart will hypocontractile, but in hypertrophy, जो dilating myocardial है उसमें hypocontractile होता है और जो hypertrophy है इसमें hypercontractile हो जाता है हार्ट। Hypertrophic cardiomyopathy is most common cause of sudden death in adult, involves in physical exercise. माइक्रोस्कोपिकली वी सी बंडल्स ऑफ मायोसाइट्स डिसऑर्गेनाइज्ड। इसमें क्या कि जब हाइपरट्रोफी होती है तो जो बंडल्स ऑफ मायोसाइट्स होते हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होते, वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं, मिस अरेंजमेंट होती है इनकी। व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट पीक पल्स इंक्रीजेस इट रीचेस टू नियर टू मेटल वॉल, लीफलेट्स is to it and change occur in both interior leaflet thicken outflow of blood block, cardiac output cannot maintained, this is jerky pulse, maybe less blood flow to coronary artery which causes ischemia during vigorous exercise, may involve fatal tachyarrhythmias। इस चीज़ को समझता उसमें यह है कि जब ये देखते हैं हाइपरट्रोफी होती है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अपर साइड पे होती है और इसी लेवल पे मिट्रल वाल्व लीफलेट्स होते हैं जिन्होंने क्लोज और ओपन होना होता है। अगर ये हाइपरट्रोफी ज़्यादा हो जाए ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑलरेडी मसल कॉन्ट्रैक्ट होना होता है, एक नैरो ओपनिंग है उससे ब्लड फ्लो ने जाना होता है। अगर मजीद कॉन्ट्रैक्ट होने से ओपनिंग वो मजीद कम हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो रहेगा और कोरोनरी आर्टरी को भी कम ब्लड फ्लो मिलेगा जिसकी वजह से स्कीमिया हो सकता है। दूसरा एक और का कॉम्प्लिकेशन ये है कि जो लीफलेट्स है वो बार बार इस हाइपरट्रोफी एरिया के साथ बार बार जब वो टकराएंगे हिट करेंगे तो लीफलेट के इंटीरियर सरफेस पे भी मतलब कि चेंजेस आएंगी। जब इंटीरियर सरफेस पे चेंजेस आएंगी साथ साथ इसकी हाइपरट्रोफी एरिया के इंटीरियर सरफेस पे भी चेंजेस आएंगी। तो यहाँ पे देखें लीफलेट हिट एंड चेंज अकर इन बोथ इंटीरियर लीफलेट थिकन, तो वो हार्ड हो जाएंगी लीफलेट्स उसके मीटर वॉल पे। दिस पेशेंट डेवलप एंजाइना पेन, डायस्टोलिक फेलियर ड्यू टू थिकनेस, पल्मोनरी कंजेशन और फिर एक्सेशन डिसिप्लिन आता है। इन पेशेंट में एंजाइना पेन होती है, डायस्टोलिक फेलियर होता है ड्यू टू थिकनेस, कंजेशन एक्सेशन डिसिप्लिन होता है। In this patient there is also harsh murmur during outflow, murmurs जो है ना abnormal heart sound जो किसी blood flow के जब कोई टकराता है किसी मसल के साथ तो उस दौरान murmurs हमें सुनाई देते हैं, heart murmurs during outflow blood with high velocity pass through narrow opening and cause produce murmurs। जब ये narrow opening से blood flow गुजरता है तो ये टकराने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको murmurs कहते हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे ना दो मिट्रल वॉल स्टेनोसिस मर्मर्स हैं और ये हाइपरट्रोफिड मायोकार्डियम हाइपरट्रोफी मर्मर्स, इनमें डिफरेंशिएट कैसे करना है। पहले ना इसको पढ़ लेते हैं ज़रा, आपको बेसिक जो पे ओवरव्यू समझ आ रहा है कि फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ऑलरेडी इसमें ना नेक्स्ट पे वही सारा एक्सप्लेन किया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड होता है, ज़्यादा वेंट्रिकल फिलिंग होती है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है और एंडोस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से जो आयोटिक स्टेनोसिस मर्मर्स हैं वो ज़्यादा सुनाई देते हैं। और जब डिक्रीज होता है एंडोस्टोलिक वॉल्यूम वो होता है जब हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिस्टोल करता है, सिस्टोलिक के दौरान जितना ब्लड उसने सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेज दिया है उसके बाद जो ब्लड एक लेफ्ट वेंट्रिकल में बाकी रह जाता है, जो वॉल्यूम बाकी रहता है ब्लड का, वो एंडोस्टोलिक वॉल्यूम होता है। जब एंडोस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो
मर्मर की इंटेंसिटी भी कम होगी, ये है एयोटिक स्टेनोसिस में। इंक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कॉजेज इंक्रीज मर्मर्स, डिक्रीज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कॉजेज डिक्रीज मर्मर्स। और ये मर्मर्स और हम अब देखते हैं कि अब हम पता चल गया कि जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो मर्मर ज़्यादा होते हैं एयोटिक स्टेनोसिस में, और जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होता है तो मर्मर कम हो जाते हैं। हम देखते हैं 3 केस हैं इसमें कि किन 3 सिचुएशन में ये मर्मर कम एंड डायस्टोलिक कम या ज़्यादा होता है। अब वीनस कंस्ट्रिक्शन है, जब वीनस कंस्ट्रिक्शन होती है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो वो इंक्रीज मर्मर कर देंगे। इट्स मीन अगर पेशेंट है उसको हमने वीजो कंस्ट्रिक्शन करवाई तो उसको अगर मर्मर ज़्यादा हो गए हैं तो मतलब उसको आयोटिक स्टेनोसिस मसला है, उसको कार्डियोमैपैथी का मसला नहीं है, हाइपरट्रोफी कार्डियोमैपैथी का मसला नहीं है। अगर हम उस पर्सन को मतलब कि स्टैंडिंग पोजीशन टू लेइंग पोजीशन, मतलब वो अब जब हम लेटते हैं तो हमारी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हो जाती है। जब कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड फ्रॉम द लेग्स इजीली रीच टू द हार्ट, तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, मर्मर ज़्यादा हो जाएगा। एक हम स्क्वेटिंग पोजीशन में मतलब कि उसको स्टैंडिंग से बिठा देंगे तो बिठाने से लेग्स का जो वेनस कंस्ट्रिक्शन होगी जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी, और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा जिसकी वजह से एंड मर्मर ज़्यादा होंगे। इट्स मीन कि इस पर्सन को एयोटिक स्टेनोसिस है जिसकी वजह से मर्मर, क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा होने से मर्मर ज़्यादा हो रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मर्मर इंक्रीज हो रही है। अब जो हाइपरट्रोफी है लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ये होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑलरेडी एक हाइपरट्रोफीड एरिया में, मतलब हाइपरट्रोफी है। अब इसमें अगर हम वॉल्यूम ज़्यादा कर देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब जब वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो ये मज़ीद एक्सपेंड हो जाएगा। अब जब एक्सपेंड होगा तो ये जो गैप है, ओपनिंग पहले नैरो थी, ये एक्सपेंड हो जाएगी। जब एक्सपेंड हो जाएगी तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाने से इजीली फ्लो कर जाएगा ब्लड जहाँ से, तो इट्स मीन के एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब हमने बढ़ा दिया लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड करके, जब लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड करके ब्लड फ्लो इजीली पास कर गया तो मर्मर्स कम हो जाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ मर्मर कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे चला कि हाइपरट्रोफी में बिल्कुल एयोटिक स्टेनोसिस के ऑपोजिट है। हाइपरट्रोफी कार्डियोमैपैथी में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ने से हार्ट मसल डायलेट होने की वजह से ब्लड फ्लो इजीली पास कर जाता है जिसकी वजह से मर्मर इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। सेम इस तरह एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मर्मर इंक्रीज लेड टू द डिक्रीज मर्मर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज लेड टू इंक्रीज मर्मर। और जब पेशेंट स्क्वेटिंग पोजीशन में होगा तो वेनस रिटर्न ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा होगा तो मर्मर उसका इंडस्ट्रियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मर्मर डिक्रीज हो जाएगा। इफ मर अब सिंपल उसका समरी ये है जो भी अभी हमने एक्सप्लेन किया कि हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि एयोटिक स्टेनोसिस मर्मर है या फिर वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी मर्मर्स हैं। तो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाने से मर्मर बढ़ रहा है तो एयोटिक स्टेनोसिस है, अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाने से मर्मर डिक्रीज हो रहा है तो वो वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी murmurs हैं। If murmur increase this aortic, if decrease then this is hypertrophy. But both of them due to outflow obstruction. Aortic stenosis is fixed obstruction and the hypertrophy is dynamic obstruction. हम देखते हैं हाइपरट्रोफी में एंडास्टोलिक वर्म बढ़ने से वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये अब नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में फेटल एरिथमियाज है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है और आर्ट्रियल फिब्रिलाइजेशन है। If atrial pump against the thickened ventricle, they may also hypertrophied and this causes the atrial fibrillation. During this, heart produces S4. S4 साउंड पैथोलॉजी का साउंड है जो एट्रियल फिब्रिलेशन के दौरान पैदा होता है, और S3 फिजियोलॉजी भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज के दौरान होता है और पैथोलॉजिकली जब रैपिड वेंट्रिकल फीलिंग हो रही होती है डायलेटिंग कार्डियोमैपैथी में। ट्रीटमेंट क्या है? अब हाइपरट्रोफी जो वेंट्रिकल है वो एक हाइपरकाइनेटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्लो करना है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को हम उसकी स्लो करेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा वेंट्रिकल फिल करने में, ज़्यादा वेंट्रिकल फिल करने में टाइम लेगा तो ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, ज़्यादा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड इजीली फ्लो कर सकेगा। तो मेन पर्पज हमें क्या करना है कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसको स्लो डाउन करना है। उसके लिए हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं टू स्लो द हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और सेकंड है सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द हाइपरट्रोफाइड, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो हाइपरट्रोफाई जो हार्ट मसल से वो इंक्रीज हो गया नॉर्मल साइज से अपने, उसको सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं। मॉडर्न न्यू मेथड इज
अब ये मॉडर्न मेथड में ये है कि इज टू इन्फ्यूज अल्कोहल एट हाइपरट्रोफी एरिया, दिस लेड टू द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड द इन्फेक्टेड एरिया हील्ड विद फाइब्रोसिस। सो हाइपरट्रोफी, इसका मतलब ये है कि हम जो मॉडल जो है वो इसमें ये करते हैं कि जो हाइपरट्रोफी एरिया ना उसमें नीडल के थ्रू हम अल्कोहल उस एरिया में इन्फ्यूज़ करते हैं। जब अल्कोहल इस एरिया में इन्फ्यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन मीन के जो कार्डियोमायोसाइट्स की जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ होती है। उनकी डेथ होने से वो इन्फेक्टेड एरिया है वो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हमें पता है जब कोई एक नॉर्मल इलास्टिक टिश्यू फाइब्रोसिस में कन्वर्ट होता है तो उसका साइज़ कम हो जाता है। जब उसका साइज़ कम हो जाएगा तो ऑब्स्ट्रक्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से ये मसला सॉल्व हो सकता है हाइपरट्रॉफी का। अब लास्ट टाइप है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी टाइप ऑफ मायोकार्डियल डिजीज इन विद फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल रिस्ट्रिक्टेड। इसमें वेंट्रिकल्स जो है वो मतलब के इजीली रिलैक्स नहीं हो सकता, जिसकी वजह से कार्डियोमैपैथी होती है। अब डायस्टोलिक फंक्शन ये है कि वेंट्रिकल इजीली रिलैक्स हो, वेंट्रिकल शुड रिलैक्स इनफ टू फील प्रॉपरली। और सिस्टोलिक है कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन, तो मेंटेन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। सिस्टोलिक फंक्शन ये है कि कॉन्ट्रैक्ट करे ताकि स्ट्रोक वॉल्यूम को मेंटेन करे और कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करे। इफ वेंट्रिकल रिस्ट्रिक्टेड टू फील प्रॉपरली एंड नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली लेड टू रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी। वेंट्रिकल प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी में चला जाता है। Restrictive cardiomyopathy, ventricle become thick, they cannot relax well, diastolic feeling is impaired, cardiac output cannot maintained, pulmonary system cannot drain completely to left ventricle, so pressure in pulmonary system high led to pulmonary congestion. In same way, if right ventricle fail to relax, systemic vessels cannot drain well, led to systemic congestion. Same उसी तरह से जो हमने डायलेटिक कार्डियोमैपैथी में पढ़ा था उसमें यह था कि हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट स्लोली कर रहा है। इसमें यह है कि ये रिलैक्स नहीं हो रहा, मतलब कि हार्ट मसल्स हैं वो थिक हो गए हैं, वो बहुत कम स्पेस है यहाँ पे हार्ट के लिए कि वो ब्लड को एक्यूमुलेट कर सके। तो पल्मोनरी प्रेशर में प्रेशर हाई होता है, वापस जाकर वो राइट एट्रियम में हाई हो जाता है, फिर लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में प्रॉब्लम जाती है, तो पल्मोनरी एडीमा और सिस्टेमिक एडीमा काज करते हैं। अब इसकी जो 50% काजेज है वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथी मतलब कि अननोन काज है, कोई काज नहीं है कि प्रोमिनेंट काज हो के जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमैपैथी हुई है। अब उस पर कुछ आगे रीजन हैं 50% में कि मे भी इनकी वजह से हो सकती है। उनमें फर्स्ट है पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस। पोस्ट रेडिएशन फाइब्रोसिस ये है कि फार्दर में किसी को लंग्स या पेरिकार्डियम का या मीडियस्टिनम का कोई और मसला हो, कोई और प्रॉब्लम थी, उसने रेडिएशन के थ्रू ट्रीटमेंट करवाया, उस रेडिएशन के ट्रीटमेंट के थ्रू जो हार्ट मसल्स हैं वो डैमेज हो गए और वो फाइब्रोटिक में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स हार्ड हो गए, थिकनेड हो गए। सेकेंड है माइलोडोसिस। माइलोडोसिस को आपने समझना है। अमाइलोडोसिस क्या है? नॉर्मली जो हमारा लिवर सेल है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स। बॉडी में ऐसे एंजाइम्स हैं जो अल्फा हेलिकल प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं, लेकिन बीटा प्लेटेड प्रोटीन को डिग्रेड नहीं कर सकते बॉडी में एंजाइम। नॉर्मली प्रोड्यूसिंग अल्फा हेलिकल प्रोटीन्स होती हैं और सम म्यूटेशन की वजह से लिवर अमाइलोडोसिस जो अल्फा हेलिकल होनी चाहिए उसको बीटा प्लेटेड में बनाना शुरू कर देता है। ये जो बीटा प्रोटीन है ये इंटरस्टिशियल में डिपॉजिट होना शुरू होती हैं कार्डियोमायोसाइट के सराउंडिंग में। जब कार्डियोमायोसाइट के सराउंडिंग में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं तो ये जो सेल क्या है उसकी मतलब के हार्ड कर देती हैं बहुत ज़्यादा। When we take biopsy of cardiac muscle, we see deposition of amyloid protein, amyloidosis, deposited extracellularly along the basal membrane. अब नॉर्मली एक प्रोटीन है ट्रांसथायरोइडिन, ये थायराइड हार्मोन और विटामिन ए को ट्रांसफर करती है। अब म्यूटेशन की वजह से बीटा प्लेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये मायोसाइट में जब डिपॉजिट होती हैं तो ये इनको हम कहते हैं अमाइलोडोसिस। Amyloid any protein in the body which undergo beta platelet deposit extracellularly and cannot break down and called amyloid proteins progressive accumulate and cause tissue dysfunction. Heart become like waxy and it cannot relax well. It's feeling restricted, so amyloidosis is cause of restrictive cardiomyopathy. अब नेक्स्ट है सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस क्या है? इट इज मल्टीपल सिस्टेमिक ग्रैनुलोमा डिजीज। अब सबसे पहले देखते हैं ग्रैनुलोमा क्या है। ग्रैनुलोमा होता है जो कलेक्शन ऑफ मॉडिफाइड मैक्रोफेजेस जिनको हम एपिथेलियोइड सेल कहते हैं और लिम्फोसाइट्स, इन दोनों की कलेक्शन को ग्रैनुलोमा कहते हैं और ये बॉडी में किसी जगह पे डिपॉजिट हो सकते हैं।
जहाँ पे डिपॉजिट होंगे वहाँ पे ग्रेनुलोमेटासिस डिजीज टिश्यू फॉर्मेशन करवाएंगे, ग्रेनुलोमेटासिस फॉर्मेशन होगी। इफ़ दिस डिपॉजिट इन द कार्डियक मसल, ये कार्डियक मसल में डिपॉजिट हो जाएंगे तो ये हार्ट मसल्स को थिक कर देंगे, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोपैथी हो जाएगी। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज ये है कि इनहेरिटेज डिसऑर्डर है जिनमें ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने वाला जो एंजाइम है वो म्यूटेंट हो जाएगा। जब वो म्यूटेंट हो जाएगा ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन नहीं कर सकेंगे, ग्लाइकोजन कार्डियक मायोसाइट मसल में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो कार्डियक मसल्स ग्लाइकोजन से बड़े होंगे, जिसकी वजह से प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोपैथी होगी। अब मेटास्टेसिस है मेटास्टेटिक ग्रोथ व्हिच इन टिश्यू हैव बिकम हार्ड कैन कॉज कार्डियोपैथी। Restrictive cardiomyopathy should be differentiated from the constrictive pericarditis. In constrictive pericarditis, there is a thick fibrous covering of pericardium and scar formation which will stop heart to proper relax. अब रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोपैथी और कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डियम में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में ये होता है कि जो पेरिकार्डियम लेयर होती है जो हार्ट को सराउंड करती है, मतलब कवर करती है, वो अगर नॉर्मल मतलब कि फाइब्रोटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, जिसकी वजह से हार्ट मसल प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर सकता, तो वो कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस में आएगी, वो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में नहीं आएगी। नेक्स्ट है एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस। एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस है कि फाइब्रोटिक ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम द पैक्स। इसमें जो होता है कि जो फाइब्रोसिस ग्रोथ है वो वेंट्रिकल की अपेक्स इस एरिया को कहते हैं, जो हार्ट का ये वाला एरिया है इसको अपेक्स कहते हैं। अपेक्स से लेकर अपर बेस की तरफ स्टार्ट हो जाती है ग्रोथ होना फाइब्रोटिक की स्लोली, और फिर ये जाकर यहाँ पे जो लीफलेट्स होते हैं उनको भी फाइब्रोटिक कर देती है। इनको एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से वेंट्रिकल थिक हो जाता है और प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लोफ्लर्स एंडोमायोकार्डिस। लोफ्लर एंडोमायोकार्डिस ये है कि इसमें ना इस पेशेंट में बहुत ज़्यादा इसिनोफिल्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं उसके सर्कुलेशन पे। malignancy ऑफ हेमाटोपोएटिक प्रिकर्सर सेल्स व्हिच यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो। इसकी एक ओल्ड डेफिनेशन है कि इसको इसिनोफिलिक ल्यूकीमिया भी कहते हैं। ल्यूकीमिया की जो ओल्ड डेफिनेशन थी उसमें ये था कि आरबीसी की malignancy को ल्यूकीमिया कहते हैं, क्योंकि बहुत सी WBC की malignancy को, क्योंकि बहुत से WBC सेल्स हैं वो अबंडेंटली फॉर्म्ड होते हैं बोन मैरो से। तो हमने कहा कि WBC की जो malignancy है उनको ल्यूकीमिया कहते हैं। बट जो लेटर ऑन स्टडी है मॉडर्न डेफिनेशन उसकी ल्यूकीमिया की ये है कि हेमाटोपोएटिक सेल के जो प्रिकर्सर सेल्स हैं उनकी मतलब कि जो malignancy होती है उनको ल्यूकीमिया कहते हैं। In eosinophilic, there is a major basic protein released in endocardium keep to damage the endocardium and myocardium, which cause it become inflamed and chronic। and अब इस पेशेंट में जो होता है लेफ्लर्स एंडोकार्डिटिस में उसके सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा इसिनोफिल्स होते हैं। उन इसिनोफिल्स में प्रोटीन होते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन एंडोमायोकार्डियम और मायोकार्डियम को डैमेज करते रहते हैं कंटिन्यूस, जिसकी वजह से एंडोमायोकार्डियम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ना एक छोटा सा चार्ट है जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि न्यूट्रोफिल, सिनोफिल, बेसिफिल, ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट, मोनोसाइट एक ग्रैनुलोसाइट्स हैं, लेकिन इनमें भी ग्रैन्युलस होते हैं, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है इनको स्टेन करना, जिसकी वजह से लिम्फोसाइट, मोनोसाइट को एक ग्रैन्युलस कैटेगरी में काउंट करते हैं भी। लेकिन न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और सिनोफिल ग्रैनुलोसाइट्स हैं, इनमें ग्रैन्युलस होते हैं। न्यूट्रोफिल में मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है और साथ में इसमें ब्लू और रेड दोनों स्टेन्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, न्यूट्रल है ये इसमें। और बेसोफिल में ब्लू स्टेन्स होते हैं, मतलब कि इसमें एक मून शेप न्यूक्लियस होता है, साथ ब्लू होते हैं। और सिनोफिल में बाइलोब न्यूक्लियस होता है और रेड स्टेन्स होते हैं। और मोनोसाइट में सर्कुलर शेप न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट में मून शेप न्यूक्लियस होता है, नो ग्रैन्यूल्स मोनोसाइट में। लास्ट पॉइंट पे मॉडर्न इसका ट्रीटमेंट क्या है इसका मॉडर्न ट्रीटमेंट एंडोमायोकार्डियल स्ट्रिपिंग है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट विच इज रिमूव द इंजर्ड एरिया, थ्रोम्बी, म्यूरल एरिया, नेक्रोटिक एरिया, फाइब्रोटिक एरिया, प्रोग्नोसिस बेटर। इसमें यह है कि जो भी मायोकार्डियम का जिसकी वजह से थिक हुई है, फाइब्रोटिक एरिया है, इंजर्ड एरिया है, थ्रोम्बस को ये जिसकी वजह से वाल थिक हो गया उसको रिमूव कर दिया जाए, उसके बाद हार्ट मसल्स है वो ठीक होना शुरू हो जाता है या फिर प्रॉपरली रिलैक्स करना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ बेहतरी होती है इससे। एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस ये होता है, मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, जिसमें एक मतलब कि जो नॉर्मली मसल्स है टिश्यू वो फाइब्रस इलास्टिक टिश्यू एक डिपॉजिट होने की वजह से हार्ट कैन नॉट प्रॉपरली रिलैक्स। जो हार्ट में प्रॉपर इलास्टिक मसल्स हैं वो फाइब्रस और इलास्टिक मतलब डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है और प्रॉपर रिलैक्स नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस ये प्रॉब्लम आती है, मोस्टली चिल्ड्रन में होती है। इस तरह ये हमारा कंप्लीट हो गया
कार्डियोमोपैथी, इसमें हमने पूरी मतलब कि उसकी 3 क्लासिफिकेशन, डायलेटिंग कार्डियोमोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमोपैथी एंड देयर रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमोपैथी, इन सबको वन बाय वन करके डिस्कस किया।